चालबाज चीन को माकूल जवाब। जी हां, भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प हुई और 9 दिसंबर को तवांग में एलएसी के पास में ये झड़प हुई। दोनों देशों के कुछ सैनिकों के घायल होने की खबर है। अरुणाचल में एलएसी के पास हुई झड़प के बाद दोनों देशों के कमांडर्स के बीच में बैठक हुई और चीनी सैनिकों को भारतीय सेना का मुंहतोड़ जवाब। जवाबी कार्रवाई से चीनी पक्ष को नुकसान हुआ है तो भारतीय जवानों ने चीनी सैनिकों को खदेड़ा है। चालबाज चीन को माकूल जवाब दिया है और यही वजह है कि चीनी पक्ष का ज्यादा नुकसान बताया जा रहा है। झड़प के बाद दोनों देशों के कमांडर्स के बीच में बैठक भी हुई। हालांकि मुंहतोड़ जवाब भारतीय सेना की तरफ से दिया गया है चालबाज चीन को, क्योंकि बार बार चीन अपनी चालबाजी दिखाता है, लेकिन भारतीय सैनिक भी बार बार चीन को माकूल जवाब देते हैं और चीनी सैनिकों को खदेड़ दिया है। भारतीय जवानों ने एक बार फिर से जो ये झड़प हुई है एलएसी के पास में, ये झड़प हुई है तो चालबाज चीन को माकूल जवाब दिया है। भारत और चीन के सैनिकों के बीच में जो झड़प हुई 9 दिसंबर को तवांग में एनएससी के पास में जो झड़प हुई और एलएसी के पास में जो झड़प हुई है, दोनों देशों के कुछ सैनिकों के घायल होने की भी खबर इस झड़प में सामने आई। अरुणाचल में एलएसी के पास ये झड़प हुई और इसी में घायल होने की खबर सामने आई है। झड़प के बाद दोनों देशों के कमांडर्स के बीच में बैठक हुई। चीनी सैनिकों को भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाब इस झड़प में दिया। जवाबी कार्रवाई से चीनी पक्ष को नुकसान भी हुआ है। भारतीय जवानों ने चीनी सैनिकों को खदेड़ा और चालबाज चीन को माकूल जवाब दिया। नौ दिसंबर को यह झड़प हुई थी एलएसी के पास। उसके बाद बैठक भी हुई, बातचीत भी हुई दोनों देशों के सैनिकों के बीच में। हालांकि चालबाज चीन बार बार अपनी चालबाजी करता है, लेकिन भारतीय सुरक्षा बलों की तरफ से, भारतीय सैनिकों की तरफ से जो माकूल जवाब दिया जाता है चालबाजी का चीन की, उसमें नुकसान चीन को ही होता है। हालांकि इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है। इस बार भी चीनी पक्ष को ही नुकसान हुआ है, क्योंकि भारतीय सेना की जो ताकत है, चाहे वो ताकत एलएसी पर दिखे या फिर एलओसी पर दिखे, दोनों जगह सैनिक तैनात रहते हैं और भारतीय सैनिकों के, भारतीय सुरक्षा बलों की ताकत का अंदाजा भी अन्य देशों को है। उसके बाद भी चीन की चालबाजी बार बार देखने को मिलती है और 9 दिसंबर को भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। चीन की चालबाजी देखने को मिली है और उस चालबाजी का माकूल जवाब भारतीय सेना ने दिया, भारतीय सुरक्षा बलों ने दिया। हालांकि इस झड़प में भारत के भी कुछ सैनिक घायल हुए, ये खबर है, और चीन के भी कुछ सैनिक घायल हुए, ये खबर है। लेकिन ज्यादा जो नुकसान हुआ वो चीन का हुआ है। चीनी सैनिकों को भारतीय जवानों ने खदेड़ दिया है और माकूल जवाब दिया है चीन की चालबाजी का। चालबाज चीन को एक बार फिर से भारतीय सुरक्षा बलों ने जवाब दिया है। हालांकि जो बैठक हुई उसके बाद उम्मीदें तो कुछ कर सकते हैं, लेकिन चालबाज चीन से बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं, क्योंकि बार बार चालबाजी करने की सोचता है चीन। हालांकि इस समय जो चीन में हालात बने हुए हैं तो वहां पर चीन की पब्लिक को ध्यान भटकाने के लिए भी हो सकता है इस तरह की साजिश की गई हो, क्योंकि वहां पर प्रेसिडेंट के खिलाफ जो आक्रोश देखने को मिल रहा है, जो चीन में जो लोग भड़के हुए हैं, जो गुस्सा वहां के स्थानीय लोगों का देखने को मिल रहा है, उसको भी एक बिंदु बताया जा रहा है ध्यान भटकाने का। इस झड़प को उससे भी जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि चीन में माहौल अच्छा नहीं है। वहां पर प्रेसिडेंट के खिलाफ लगातार लोग हैं, प्रदर्शन वहां पर हो रहे हैं, लोगों का आक्रोश वो भी लगातार बढ़ता जा रहा है, उससे भी ध्यान भटकाने की कोशिश।
आरवी शर्मा रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं और ज्यादा जानकारी के लिए आरवी शर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका नेटवर्क 10 पर। हाँ, ठीक है ठाकुर। आरवी शर्मा जी, जो 9 दिसंबर को ये झड़प हुई है उसमें घायल जवान हुए हैं भारत के भी और चीन के भी, लेकिन माकूल जवाब भारतीय सुरक्षा बलों ने दिया है। आपका रिएक्शन? देखिए, ऐसा है कि मैं उस एरिया में रहा हूँ जी। और अरुणाचल प्रदेश का वो क्षेत्र जहाँ ऐसा हुआ है वो कोई नई बात नहीं है। और अभी हमारी जो रक्षा पंक्तियां हैं और हमारी जो यूनिट्स हैं वहाँ पर, वो इन सब प्रकार की इवेंचुअलिटीज के लिए तैयार रहती हैं। पहले भी कई बार उनके पेट्रोल्स के साथ झड़प होती रही है, लेकिन जैसे आपने कहा कि ये एक सीक्वेंस चल रही है। पहले उन्होंने लद्दाख में करके देखा, फिर उन्होंने सेंट्रल सेक्टर में करके देखा, और अब वो वास्तव में अपनी जनता का और संसार का ध्यान उनकी अपनी अंदरूनी तकलीफों से भड़काने के लिए वो भारत के साथ ऐसा कर रहे हैं। हम इस बात का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं और देते रहे हैं, और वहां पर हम एक जमीन भी चीन को एक्सीड करने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि अभी तक वो लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन जो बॉर्डर है, इंटरनेशनल बॉर्डर, वो पक्के रूप में नहीं स्थापित हुई है, लेकिन ट्रेडिशन के हिसाब से मैं उस बुमला एरिया में रहा हूँ, वहाँ पर बहुत फ्लेक्सिबल पोजीशन है। लेकिन ये बात जरूर है कि आज चीन की जो पोजीशन है वो आंतरिक दृष्टि से भी और अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से भी बहुत नाजुक है। और क्योंकि भारत कई एक ऐसे ग्रुप्स में शामिल हो रहा है जो चीन को पसंद नहीं है, इसलिए वो इस किस्म के झड़प अपनी जनता के मन को बहलाने के लिए और इंटरनेशनल कम्युनिटी को एक दबाव के रूप में दिखाने के लिए करता रहता है। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि भारत की सशस्त्र सेनाएं इन सब मुकाबलों को फिजिकली हैंडल करने के लिए बिल्कुल तैयार। आरवी शर्मा जी, क्योंकि ये पॉइंट बार बार उठ रहा है कि इस समय चीन में जैसे हालात हैं, वहाँ पर प्रेसिडेंट के खिलाफ वहाँ पर लोग हैं, आक्रोश भड़का हुआ है, उनका गुस्सा भड़का हुआ है, तो उस गुस्से को या फिर शांत करने के लिए या फिर उनको भटकाने के लिए ये बॉर्डर पर ऐसा देखने को मिला। क्या इसको माना जा सकता है एक पॉइंट? नहीं, इसको बिल्कुल ये एक ऐसी बात है, वरना वो जानते हैं कि भारत की सशस्त्र सेनाओं की पोजीशन अरुणाचल क्षेत्र में बहुत मजबूत है, और हम अब वहाँ पर इतने कमजोर नहीं हैं जो 62 वगैरह में थे, और आज हम उनका जवाब देने के लिए तैयार हैं। और उनकी अंदरूनी हालत इकोनॉमिक भी है और पॉलिटिकल रीजंस की वजह से बहुत ज्यादा अंदर वावेला है। और जब से ये उनके जो प्रेसिडेंट है, इन्होंने दोबारा से अपने आप को नॉमिनेट करा दिया है, उस वक्त के वहाँ के लोगों में काफी रोष है। और कोविड फिर से आ रहा है, उनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सी लेवल पे भी उनके से बहुत झगड़े हैं, इसलिए उस मामले को भटकाने के लिए इधर उधर थोड़ा बहुत ये करते रहते हैं, लेकिन उनको इसका जवाब मिल रहा है हर क्षेत्र में। लेकिन आरवी शर्मा जी, जानकारी ये भी सामने आ रही है तकरीबन 1000 सैनिक चीन के थे और वो गलवान वाली घटना को दोहराना चाहते थे। इस बार जो देखने को मिला है पूरी तैयारी के साथ आए थे। देखिए, लगता है कि वो पूरी तैयारी के साथ आते हैं जी। वहाँ जहाँ भी उनके साथ हमारी मुठभेड़ हुई है वो तैयारी के बगैर नहीं आते, लेकिन हम भी तैयारी के बगैर नहीं रहते। हमारे पास भी इस प्रकार की सूचनाएं आती रहती हैं, और हर चैनल से हम जानकारी रखते हैं। इसलिए अगर वो जिस शक्ति से आना चाहते हैं आते हैं, हम उसके मुकाबले की शक्ति से वहाँ तैयार रहते हैं।
आरबी शर्मा जी, चीन को इस बात का अंदाजा भी है कि भारतीय सैनिकों की ताकत कितनी है, उसके बाद भी जो चीन के अंदरूनी मामले में उसको बॉर्डर तक लाया जाता है। वो उसको मालूम है हमारी हर प्रकार की ताकत का, हमारी सशस्त्र सेनाओं की जी, ताकत का मालूम है, हमारे सरकार के दृढ़ क्योंकि संकल्प क्योंकि का ताकत मालूम है। एलएसी पर भी दिखती है और ताकत एलओसी पर भी दिखती है, तो दोनों ही देश भारतीय सुरक्षा बलों की ताकत को तो जानते हैं, अंदाजा है उनको इस बात का। हर एक न केवल ये दोनों देश बल्कि जितने भी देश इस व्यवस्था में से जानकार हैं उन सबको मालूम है कि यहाँ पर किसकी कितनी शक्ति है, लेकिन आम जनता के लिए इस बात की जानकारी नहीं होती। और चीन में जिस किस्म की परेशानियां इस वक्त चल रही हैं, वहां पर इन मुद्दों को उछालने के लिए ताकि वो लोग उनके ध्यान वहां से भट जाएं और उनका और अमेरिका का और जो साउथ चाइना सी में चल रहा है उसमें, और भारत ने जो एक संगठनों में अभी भागीदारी और लीडरशिप रोल लिया है, उन सब को देखते हुए चाइना की एडमिनिस्ट्रेशन और उनकी कम्युनिस्ट पार्टी इस वक्त बिलबिलाई हुई है और इस बिलबिलाहट की वजह से वो इस किस्म का प्रदर्शन करते हैं, ये जानते हुए भी कि भारत उनके इन कदमों से डरता नहीं है। आरवी शर्मा जी, क्योंकि बार बार ऐसी कोशिशें होती हैं, चीन की चालबाजी भी देखने को मिलती है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि भारत की तरफ से माकूल जवाब दिया जाता है। हम गलवान की जो पहली घटना उसको थोड़ा याद कर लेते हैं, क्योंकि पहले जब ऐसा हुआ था तो उसके बाद भी बैठक करके कोशिश की गई थी मामले को सुलझाया जाए। इस बार जो हुआ है 9 दिसंबर को, तो इस बार भी दोनों देशों के कमांडर्स की बैठक हुई, लेकिन उसके बाद भी चालबाजी सामने आती है। ये देखिए, लोकल कमांडर्स की जो है बातचीत चलती रहती है और वो ये चीन भी जानता है कि अंत में हम जो यहाँ पर जो एस्टैब्लिश्ड नॉर्म्स हैं फॉलो तो उनको वो करना पड़ेगा। आज वो इस पोजीशन में नहीं है कि किसी प्रकार का युद्ध तिब्बत के इस क्षेत्र में वो कर सके, ये उसको मालूम है, लेकिन छुटपुट घटनाओं से वो इस पूरे मामले को जीवित रखना चाहता है और अपनी जनता को ये एक मैसेज देना चाहता है कि यहाँ क्योंकि बॉर्डर्स पर चारों तरफ टेंशन है, इसलिए उनको अंदरूनी तौर पर शांति बनाए रखना चाहिए। क्योंकि आरबी शर्मा जी, बार बार इस बात की चर्चा हो रही है कि इस बार भी तकरीबन 1000 सैनिक आए थे और पूरी चालबाजी के साथ, पूरी तैयारी के साथ इस बार भी पूरी कोशिश की गई थी कब्जा करने की। भले ही भारतीय सुरक्षा बल पूरी तरह से तैयार है, कब्जे की कोशिश नाकाम कर दी गई है, लेकिन बार बार ये जो धोखाधड़ी है, जो चालबाजी है, वो ही देखने को मिलती है और वो दोहराया भी जाता है। देखिए, ये ना पहली बार हो रहा है और ना आखिरी बार। मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि चीन आखिरी भी नहीं कहा जा सकता जी, ना कभी भी नहीं, किसी समय भी वो दोबारा से ऐसा हो सकता है जी। इसलिए हम पूरे चौकस हैं और तैयार हैं, क्योंकि इसको आखिरी भी नहीं कहा जा सकता और शुरुआत भी नहीं कहा जा सकता। तो अब कुल मिलाकर इतना भी कहा जाएगा आरवी शर्मा जी, क्योंकि भारतीय सुरक्षा बल तो तैयार हैं और आगे की तैयारी के लिए जिस तरह से हम सोच रहे हैं कि ये ना तो शुरुआत है और ना ही आखिरी है, इस बात का अंदाजा सुरक्षा बलों को और ज्यादा होगा, उनकी तैयारी और ज्यादा पुख्ता होगी और ज्यादा पुख्ता करनी भी होगी उनको। है, करनी होगी नहीं है जी, और होती जा रही है। इसलिए राष्ट्र को इस बात का आश्वासन होना चाहिए कि दृढ़ संकल्प सरकार के साथ और मजबूत सशस्त्र सेनाओं के साथ हमारी बॉर्डर्स की तरफ कोई आंख उठाकर देखेगा तो वो पिट के वापस जाएगा। आरवी शर्मा जी, हमने कोरोना काल के समय देखा था कि चीन किस तरीके से अलग थलग पड़ा हुआ था, क्योंकि पूरी दुनिया को इस बात का अंदाजा हुआ था, जो एक महामारी फैली थी पूरी दुनिया में अलग अलग देशों में, भले ही उस बात को कोई माने या ना माने कि कैसे उसकी शुरुआत हुई और पूरी दुनिया उस एक महामारी से जूझी थी। हालांकि चीन को ही उस बात के लिए जिम्मेदार बताया जा रहा था। उस समय देखा गया था किस तरीके से अलग थलग पड़ गया था, लेकिन उस बात का ना चीन को अफसोस है ना ही कुछ देखने को मिलता है इस बार। देखिए, चीन का अफसोस होना तो
वो जो कोविड की महामारी अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक जो फैली है, सारा संसार जानता है कि चीन की कारगुजारी थी और उनको इसका अपना भी बहुत नुकसान रहा है। लेकिन थोड़ी सी पोजीशन उस समय चेंज हुई जब रूस यूक्रेन युद्ध होने लगा, तो रूस को थोड़ा सा चीन का सहारा लेना पड़ा और इस सहारे की वजह से चीन को ऐसा लगा कि वो बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग थलग नहीं है। लेकिन अब क्योंकि भारत ने जिस प्रकार का रूस यूक्रेन युद्ध के बारे में रखा है, उससे रूस भी इस बात से संतुष्ट है। बिल्कुल, आप बने रहिए। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे साथ इस समय पंकज श्रीवास्तव जी जुड़ गए हैं, विदेश मामलों के जानकार। पंकज जी, स्वागत है आपका नेटवर्क 10 पर। जी धन्यवाद। पंकज जी, इस बार जो ये 9 दिसंबर को झड़प हुई है, हालांकि इसमें खबर ये है कि घायल भारत के सैनिक भी हुए हैं और चीन के सैनिक भी हुए हैं। खबर ये भी तकरीबन 1000 की संख्या में सैनिक पूरी तैयारी के साथ आए थे। आपका रिएक्शन? देखिए, चीन जो है इस समय भारत का पेशेंस चेक कर रहा है। वो पूरी तरह से तैयार है। वो एक्चुअली देखिए, सबसे पहली बात क्या है कि चीन के अंदर जो डिस्टर्बेंसेस चल रही है, जो अभी उसके घर के अंदर तनाव चल रहा है, कोविड को लेकर के, लॉकडाउन को लेकर के, लोग सड़कों पर उतर आए हैं, बैंक दिवालिया हैं, रियल एस्टेट उसका खत्म हो चुका है लगभग, और उसके बाद व्यापार उसका जो है 60% जिसकी इकोनॉमी निर्यात पर आधारित है, लेकिन निर्यात हो नहीं रहा है लॉकडाउन की वजह से। लोगों में उबाल है। थियानानमेन स्क्वायर की घटना के बाद से अब लोग सड़कों पर उतर पड़े थे। तो इन सब चीजों को दबाने का एकमात्र रास्ता क्या है कि बाहर से हमारे ऊपर अटैक हुआ है। हम लोग यहाँ देख रहे हैं खबरें कि चीनियों ने हमारे ऊपर चढ़ाई की, तो हमारी सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया और दोनों सैनिकों को चोटें आई, दोनों सेना के सैनिकों को। लेकिन चीन अपने यहाँ, ये खबर तो वहां के मीडिया में है नहीं, मैंने अभी क्रॉस चेक किया था, वहां किसी मीडिया में खबर नहीं आ रही है। अगर खबर आएगी भी, यहाँ की खबर वो देख के अपने यहाँ खबर चलाएंगे और दूसरा एक खबर ये चलाएंगे अपने लोगों के बीच में कि भारत ने हमला किया था। एक बात समझने वाली ये है कि चीन की आक्रामक शैली जो है वो आज भी बरकरार है। उसके रूस के साथ तनाव चल रहे हैं। व्लादिवोस्तोक के ऊपर चीनियों ने अपना दावा किया था, इससे रूस नाराज चल रहा है उससे। शेनकाकू आइलैंड को लेकर के जापान के साथ उसके तनाव चल रहा है। पार्सले आइलैंड को लेके ताइवान के साथ, माफ कीजिएगा, वियतनाम के साथ तनाव चल रहा है। स्कारबोरो और शॉल आइलैंड के साथ फिलीपींस के साथ वो चल रहा है। और इसके बाद नॉर्थ सुंडा आइलैंड को लेकर के इंडोनेशिया के साथ तनाव चल रहा है। सुल्तान ऑफ ब्रुनेई के साथ भी इनके तनाव चल रहा है। मतलब कोई ऐसा देश साउथ चाइना सी में नहीं है जिसके साथ सीमा को लेकर के चीन ने तनाव न कर रखा हो। तो ये जो चीन की शैली है, ये अपने आगे बढ़ना भी चाहते हैं, अपने सीमा का फैलाव भी करना चाहते हैं। दूसरा, अंदर जो बवाल हो रहा है इनके, उसे दबाने के लिए ये बाहरी आक्रांता के रूप में भारत को अपने देश में प्रेजेंट करेंगे। और पिछले, आपको याद होगा, 2 साल पहले गलवान घाटी में भी इस तरह की घटना हुई थी। तो उस समय चीन बहुत देर के बाद उसने स्वीकार किया था कि ऐसी घटना हुई है हमारे यहाँ। अभी देखिएगा, अभी तो ये घटना निकल के सामने आई, हालांकि 9 दिसंबर की है ये घटना। अभी जब पूरी बात सामने निकल कर आएगी काजल जी, तब आप देखिएगा कि पता चलेगा चीन के कुछ सैनिक मरे हुए पाए जाएंगे। अभी बहुत ज्यादा रिविलेशन नहीं हुआ है मीडिया के द्वारा भी, क्योंकि बहुत सारी खबरें अभी और जुटाई जानी बाकी है। तो जिस इलाके में हुआ है वो इलाका काफी दुर्गम माना जाता है, वहां से खबरें आ पाना भी बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन चीन एक सोची समझी रणनीति के तहत पूर्वी लद्दाख से लेकर के ये लद्दाख तक, पेंगोंग त्सो लेक तक ये काम कर रहा है। और अरुणाचल प्रदेश को ये दक्षिणी तिब्बत मानता है, सांगनान बोलता है, और ये मानता है कि अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा हमारा है। और उसी को लेकर के चीन हमेशा आक्रमण कर रहा है और समय समय पर लिटमस टेस्टिंग कर रहा है कि भारत की सेना कितनी तैयार है, क्योंकि उनके भी सैटेलाइट हमारे यहाँ देख रहे हैं कि सीमा पर हम लोगों ने कितनी तैयारी कर रखी है। तो ये अब धीरे धीरे टेस्ट कर रहे हैं भारतीय सेना को, और ये बड़ा आक्रमण जरूर करेंगे, आप ये देख लीजिएगा। अभी नहीं तो 2 साल के बाद करेंगे। ये सब उसकी तैयारी हो रही है। पूर्वी लद्दाख से लेकर पश्चिमी लद्दाख तक ये समय समय पर छुटपुट झड़पें जरूर करेंगे, ये देखने के लिए कि जैसे 1000 की संख्या में बताया जा रहा है कि उनके सैनिक आए थे, यहाँ भी बहुत सारे सैनिक मौजूद थे। तो वो एक टोह ले रहा है पहले कि कितने सैनिक यहाँ सीमा पर मौजूद हैं। और दिसंबर का महीना ये लोग इसलिए चुनते हैं, सर्दियों का महीना इसलिए चुनते हैं क्योंकि ये लोग खुद को सर्दियों के अनुकूल पाते हैं। इनका ये मानना है कि भारतीय लोग सर्दियों में नहीं टिक पाएंगे, क्योंकि ट्रॉपिकल कंट्री के लोग हैं ये, और यहाँ पर गर्म जलवायु है, सर्दी में ये लोग काम नहीं कर पाएंगे। जबकि पिछली बार भी गलवान में हमने दिखाया था
कि सर्दी होने के बावजूद भी हमने किस तरह से मुंहतोड़ जवाब दिया था चीनी सेना को, जी। और इस बार भी मुंहतोड़ जवाब यकीनन दिया गया, और इस बात को लेकर के चीनी जो है वो सदमे में जरूर होंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। आप बने रहिए हमारे साथ। आरवी शर्मा जी भी बने हुए हैं। आरवी शर्मा जी, जैसा कि बार-बार यही सामने आ रहा है कि जो चीन के अंदर चल रहा है, जो देश के अंदर चल रहा है, उसी को बॉर्डर पर लाने की कोशिश की जा रही है। हालाँकि हम ये दिखा रहे हैं कि यहाँ चीनी सैनिकों ने अटैक किया, लेकिन वहाँ पर उल्टा दिखाया जा रहा है। लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा है। पंकज जी, आपसे मेरा सवाल होगा, क्योंकि बार बार ये देखने को मिलता है, और आज जैसा कि आपने भी कहा, अब नहीं तो 1 साल बाद या फिर 2 साल बाद कोई ना कोई कुछ ना कुछ बड़ा देखने को मिल सकता है, और ये शुरुआत भी हो चुकी है और हम देख रहे हैं, हम गलवान घाटी से लेकर अब तक देख रहे हैं। जी, देखिए चीनी जी। मीडिया में अभी कोई खबर नहीं आई है। मैंने ग्लोबल टाइम्स, पीपल डेली, चाइना डेली, ये सब चेक कर लिया, और भी दूसरे अखबार भी, मैंने फिनिक्स टीवी वगैरह सब चेक किया है। कहीं पर अभी कोई खबर नहीं है। चीन इसकी खबर देगा, बाद में देगा, अभी नहीं देगा। और जी। वो यहाँ की मीडिया में जो खबरें आ गई हैं आज, ठीक। इसके बाद वो काउंटर अटैक करने के लिए वो खबरें जरूर देंगे। और जो बात अभी आपने बताया कि हाँ। साल भर 2 साल बाद अटैक करेगा, वो करेगा जरूर, क्योंकि चीन ये मानता है कि दक्षिणी तिब्बत का जो इलाका, जिसे हम जो हमारा अरुणाचल प्रदेश है, वो उसे दक्षिणी चीन का हिस्सा मानता है और उसे अपना मानता है। और तवांग घाटी में बुद्धिस्ट मठ होगा, आपको मालूम है, बहुत बड़ा मठ है वहां पर, तो उसको ये कब्जे में लेना चाहते हैं। मेन इनका उद्देश्य जो है उस मठ को कब्जे में लेना है, क्योंकि पंचन लामा की नियुक्ति वगैरह जो होगी उसमें जो तवांग का जो बुद्धिस्ट मठ है, बौद्ध मठ है, उसकी बड़ी भूमिका होती है। और चीन ये पूरा भारत को, पहले तो उसने देखिए एनसर्कल कर लिया, भारत के जितने पड़ोसी देश है वहां पर निवेश करके। अब चीन भारत पर सीधे हमला कर रहा है। इसमें कोई शक नहीं कि इधर अभी उत्तर से इसने हमला किया, और उधर श्रीलंका में आगे आने वाले समय में, श्रीलंका में अपना बेस जो उसने हम्बनटोटा में बना रखा है, कोलंबो में भी एक सिटी बनाने जा रहा है, वहां आधार बना करके वो एक हमला वहां से भी करने की कोशिश कर सकता है। चीन भारत को चारों तरफ से घेरना इस वजह से भी चाहता है, क्योंकि चीन जानता है सैन्य तरीके से या औद्योगिक तरीके से या आर्थिक फ्रंट पर भारत ही एक ऐसा देश है जो उसे टक्कर दे सकता है। और पिछले कुछ दिनों में हमने जैसे देखा कि जो PLI स्कीम, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम भारत ने लॉन्च की, चीन से जितनी भी इंडस्ट्रीज निकल के आ रही हैं, पहले वो वियतनाम जा रही थी, लेकिन अब वो भारत आ रही हैं। इस बात से भी चीन बौखलाया हुआ है, और उसका बदला लेने के लिए चीन दुनिया को दिखाना चाहता है कि भारत में अशांति है, भारत अस्थिर देश है, अपने आप को संभाल नहीं सकता, इसलिए जितने भी उद्योग चीन को छोड़ के भारत आ रहे हैं, वो वापस चीन चले जाएं। चीन की पूरी कोशिश ये भी है। पंकज जी, बार बार और ये हमें देखने को मिलता है। सबसे बड़ी बात है कि बैठकें भी होती हैं, कमांडर्स के बीच में बैठकें भी होती हैं। हमने जब गलवान वाला मामला हुआ था, उस समय बैठक हुई थी, और अभी भी एक बैठक हुई है, लेकिन बैठकों से कुछ निकलता नहीं, मात्र औपचारिकता इसको कहा जा सकता है। औपचारिकता आप कहते रहे, चीन इस बात पर तय है कि हमने जो जमीन अब तक 1962 में ली है, वो जमीन हम वापस करेंगे नहीं। वो चीन में एक कहावत है, उनके जो एक सुनजू नाम के मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट हुए थे 544 ईसा पूर्व, वो उनका एक कहना था कि दुश्मन को एक भी हथियार खर्च किए बिना, अपना एक भी आदमी मारे बिना जीतना कैसे चाहिए। उस स्ट्रेटजी पर ये लोग काम कर रहे हैं, और ये किलोमीटर में नहीं तो फिट में नहीं तो इंच में आगे बढ़ते जा रहे हैं। ये पहले क्या करते हैं, 4 किलोमीटर अंदर आ जाते हैं, बातचीत होगी, बहुत बातचीत होगी, तो फिर 1 किलोमीटर पीछे जाएंगे, लेकिन 3 किलोमीटर एरिया आपका हथिया चुके होते हैं। चीन इस रणनीति पर काम कर रहा है, और चीन जो है जितनी भी जमीन उसने ली है अब तक भारत की, वो वापस नहीं करेगा, और बातचीत जो है ये टाइम गेम की पॉलिसी अपना रहा है। जिस दिन चीन ने सीमा पार अपने सारे सैन्य ठिकाने, असला के भंडार, एयर स्ट्रिप्स वगैरह सब बना लिए, उसके बाद वो बातचीत भी नहीं करेगा। उसकी जो सोची समझी रणनीति है, उन्होंने बहुत पहले एक रणनीति उनकी लीक होकर के सोशल मीडिया पर आई थी कि किस तरीके से वो ताइवान से शुरू करेगा अपना विजय अभियान, और फिर पूरे साउथ चाइना सी के देशों को जीतता हुआ भारत के भी कई इलाकों को जीतेगा। तो उस रणनीति पर ये चीन काम कर रहा है। पंकज जी, हमने कोरोना काल के समय भी देखा था किस तरीके से चीन अलग थलग पड़ गया था, क्योंकि पूरी दुनिया उससे जूझी थी, पूरी दुनिया ने उस महामारी का सामना किया था, और लगभग सभी लोग ये समझ रहे थे किस तरीके से कई देशों के जो राष्ट्र अध्यक्ष हैं उनके रोते बिलखती तस्वीरें भी सामने आई थी, क्योंकि ऐसी महामारी थी, और उसका जिम्मेदार लगभग पूरी दुनिया चीन को बता रही थी। उसके बाद भी चीन की चालबाजी सामने आती है।
देखिए, चीन की चालबाजी सामने आती है। जी। दुनिया ने चीन के ऊपर आरोप लगाया, लेकिन जी। चीन ने सीधा-सीधा अमेरिका पर आरोप लगा दिया था। बिल्कुल। क्योंकि वर्ष 2019 में उनके यहाँ एक खेलों का आयोजन हुआ था, जिसमें अमेरिकी सैनिक भी आए थे। अमेरिकी खिलाड़ी आए थे, जिसमें चीन ने आरोप लगाया अमेरिकी सैनिक थे और इन लोगों ने ही वो वायरस वहाँ वुहान में डाला है। और जिसकी वजह से महामारी फैली। चीन अपना बचाव हर तरीके से करना जानता है। हालाँकि दुनिया जानती है कि चीन की जो चालबाजियाँ हैं, जो मक्कारियाँ हैं, वो किस तरह से चल रही हैं। पूरी दुनिया इस बात से वाकिफ़ है, अब चीन की बात में कोई आ नहीं रहा है और चीन वाक़ई आज की तारीख में भी आप देखिए पाकिस्तान के अलावा कौन उसका दोस्त है? आज कोई उसका दोस्त नहीं है। एक तरफ भारत है, जिसका दोस्त अमेरिका भी है, रूस भी है, ईरान भी है, सऊदी अरेबिया भी है, इज़राइल भी है, फिलिस्तीन भी है। भारत के दोस्त जो है हर देश जो जिन 2 देशों में आपस में लड़ाई चल रही है, वो दोनों देश भी भारत के दोस्त हैं। लेकिन चीन का एक पाकिस्तान को छोड़ के कौन-सा दोस्त है? कोई दोस्त नहीं है। चीन पूरी दुनिया में अलग-थलग पड़ गया है। दक्षिण कोरिया से उसके विवाद, जापान से उसके विवाद, वियतनाम से उसके विवाद, ताइवान पर वो हमला करना चाहता है। ऐसे माहौल में चीन एकदम अकेला पड़ चुका है। दुनिया के कोई भी देश उसके साथ कोई समझौता नहीं करना चाहते। मलेशिया में सरकार बदली तो मलेशिया ने पहले के किए हुए समझौतों को रद्द कर दिया और नए समझौते करने से मना कर दिया। बाकी देश भी जो है किर्गिस्तान, श्रीलंका, पाकिस्तान की हालत देखते हुए, जिबूती की हालत देखते हुए अब चीन के साथ कोई व्यापारिक समझौते नहीं करना चाह रहे हैं और वहां से उद्योग निकलकर भाग रहे हैं। ऐसे में चीन के पास अपने अंदर जो उसकी बेरोजगारी दर है वो देखिए 20% बढ़ गई है। जुलाई की जो रिपोर्ट आई थी 20% उसकी महंगाई बेरोजगारी दर बढ़ गई थी। महंगाई चरम पर है वहां पर। लोगों के पैसे बैंक में फंसे हुए हैं। ग्रामीण बैंक वहां के दिवालिया हो गए। लोग पैसे नहीं निकाल सकते बैंकों से। जिनके जमा पैसे वो बैंक से पैसे नहीं निकाल सकते। खाने को उनके पास नहीं है। ऐसे में चीन क्या करेगा? अब इस वजह से चीन ये सारे प्रपंच रच रहा है जिससे कि उसके देश में लोगों का ध्यान बाहरी दुश्मन पर जाए और एकजुट कर सके शी जिनपिंग अपने देश के लोगों को। पंकज जी, जैसे कि कहते भी हैं चोर चोर मुसेरे भाई, और पाकिस्तान चीन की दोस्ती में वो देखने को मिलता भी है, हो सकता है क्योंकि उनके पास विकल्प भी नहीं है, ये कहा भी जा सकता है। जी वाकई आपने सही कहा, उनके हाँ। पास कोई विकल्प नहीं। एक तरफ पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो फाटा में एफटीएफ से ग्रे लिस्ट से किसी तरह बाहर निकल पाई है, लेकिन वहां की जो बदहाली है वो दुनिया में उजागर है। सब लोग जान रहे हैं। उनके यहाँ व्यापार भारत ने जैसे बंद कर दिया उसके बाद से उनकी हालत बुरी तरह खराब हो चुकी है। उसके बारे में तो बात करना भी मुनासिब नहीं होगा। बात अगर हम चीन की करें, क्योंकि अगर आप तुलना भी करें, अपने दुश्मन से भी तुलना करें, तो अगर आपसे ज्यादा शक्तिशाली है विज्ञान तकनीक में, बाकी उद्योग धंधों में, तो आप उससे भी कुछ गेन कर सकते हैं। पाकिस्तान का तो जिक्र नहीं करना चाहिए। चीन वाकई दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, लेकिन अपनी विस्तारवाद की नीति के चलते आज दुनिया में अलग थलग पड़ चुका है। कोरोना के चलते वहां पर आज भी लॉकडाउन इसलिए लग रहे हैं क्योंकि पश्चिमी दुनिया से वैक्सीन के रेस में वो आगे निकलना चाह रहा था। अंततः हुआ ये कि उसकी जो वैक्सीन है वो 30 या 40% उसकी असरकारक क्षमता थी, जबकि बाकी जो फाइजर और दूसरे वैक्सीन बन रही हैं उनकी जो एफिकेसी है 91% से लेके 81% के बीच में थी। और यही वजह है जिसकी वजह से वैक्सीन वहां असर नहीं कर रही और बार बार उन्हें लॉकडाउन लगाना पड़ रहा है और अलग अलग वेरिएंट्स वहां पर एक्टिव हो रहे हैं। तो चीन और दूसरी जगह से भी चीन को कोई सहायता नहीं मिल रही है। जी जी बिल्कुल। पंकज जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो चीन को सहायता कहीं से नहीं मिल रही है, मदद चाहे भले ही मांग रहा हो, तो चालबाजी लगातार सामने आ रही है, लेकिन भारत की तरफ से एक के बाद एक माकूल जवाब दिया जा रहा है और इस बार भी चीनी सैनिकों को खदेड़ा गया है। भारतीय सुरक्षा बलों ने खदेड़ा। हालांकि कहा यह जा रहा है कि पूरी तैयारी के साथ चीनी सैनिक आए थे, पूरी तैयारी थी, उनकी तकरीबन 1000 की संख्या बताई जा रही जो सैनिक पहुंचे थे, लेकिन भारतीय सुरक्षा बलों ने उनको खदेड़ दिया है वहां से। और गलवान घाटी जैसी जो घटना हुई थी उसी झड़प को दोहराने की कोशिश इस बार भी की गई थी।